वेलकम टू पैरामेडिक क्लास। आज हम जानेंगे बहुत सिंपल सी चीज़, क्या डिफरेंस होता है प्लाज्मा में और सीरम में, और प्लाज्मा का यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं और सीरम का यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं, इसका डिफरेंस जानेंगे। तो आज हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन प्लाज्मा एंड सीरम। प्लाज्मा होता है वो कैसे निकलता है और जो सीरम होता है वो हम लोग कैसे पाते हैं। सबसे पहले एक बहुत कॉमन सी चीज होती है, तो दोनों में कॉमन होती है, दोनों का कलर स्ट्रॉट येलो कलर का होता है, हल्के से भूसे येलो से लेकर हल्का सा येलोइश कलर होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, तो वो उसका नॉर्मल कलर होता है। तो नॉर्मल सीरम और प्लाज्मा कलर स्ट्रॉ टू येलो, ठीक है। इन दोनों में ये चीज बहुत कॉमन होती है। अब निकलता कैसे है, ये वाली थोड़ी सी बात जान हो जाए। जब हम किसी ट्यूब में एंटीकोगुलेंट वाला ब्लड लेते हैं तो उसको अगर हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो एंटीकोगुलेंट होती क्या चीज़ है, जिसके हम लोग डिस्कशन पहले भी कर चुके हैं। एंटीकोगुलेंट एक थक्का रोधी होता है जो हमारे ब्लड को थक्का जमने से रोकने का काम करता है। सेम यही प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर भी होता है। कैसे होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड फ्लो करता रहता है उसमें एक हेपेरिन नाम का एंटीकोगुलेंट होता है। वो हेपेरिन नाम का एंटीकोगुलेंट जो होता है वो हमारी बॉडी में ब्लड को क्लॉट करने से रोकता है। अब चलो ये वाली बात हो गई कि हमारे बॉडी में ब्लड को क्लॉट करने से हेपेरिन रोकता है। लेकिन एक और बात होती है कि अगर हमारा ब्लड जब बहता है ड्यूरिंग इंजरी, चोट चपेट लग जाती है, कट जाता है, तो वो रुकता कैसे है? रुकता ऐसे है कि वहां पे क्लॉट जम जाता है। वहां पे हमारे बॉडी के 13 फैक्टर्स काम करते हैं। ये 13 फैक्टर्स क्या करते हैं, हमारे बॉडी में क्लॉट बनाने का काम करते हैं। इनहिबिशन के एंटीकोगुलेंट के जो उनका फेज होता है उसको इनहिबिट करते हैं, उसको कम करते हैं, ताकि वहां पे एंटीकोगुलेंट का असर कम हो जाए, हेपेरिन का असर कम होगा। हेपेरिन के असर को कम करने के बाद वहां पे हमारे 13 फैक्टर्स काम करते हैं जो 3 पाथवे में बटे होते हैं, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक और कॉमन। ये तीनों पाथवे आपस में मिलकर कोएगुलेशन के प्रोसेस को फॉर्म करते हैं और वहां क्लॉट जमता है, ठीक है। तो ये वाली बात हो गई कि हमारी बॉडी में ऐसे ब्लड बहता है तो हेपेरिन की वजह से बहता है, और ब्लड जब क्लॉट होता है तो हेपेरिन का असर वहां पे कम कर दिया जाता है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं सीरम या प्लाज्मा की, तो प्लाज्मा और सीरम की जब हमारी बात हो रही है तो प्लाज्मा और सीरम बनता कैसे है। जब हम किसी ब्लड में एंटीकोगुलेंट डाल देते हैं, कोई भी अतिरिक्त एंटीकोगुलेंट जो थक्का को रोकने का काम करता है, वो हमारे ब्लड को जमने से रोकता है। तो माना कि हमने एक ट्यूब लिया जिसमें हमारा कोई एंटीकोगुलेंट पड़ा था, ये जो एंटीकोगुलेंट वाला जो ब्लड होता है, ये एंटीकोगुलेंट वाला ब्लड नेचुरली कभी भी इसमें क्लॉट नहीं जमेगा। जब तक इसमें एंटीकोगुलेंट का असर रहेगा तब तक इसमें क्लॉट नहीं जमेगा, और जब क्लॉट नहीं जमेगा हम इसको हाई स्पीड में घुमाएंगे, जिसको हम लोग कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। जब हम इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे, कितने पे, 3000 से लेकर 5000 आरपीएम पे सेंट्रीफ्यूज करेंगे, तो सेंट्रीफ्यूज कितने टाइम तक करेंगे, 5 से 10 मिनट। जब हम इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो हमारी कोशिकाएं होंगी जो हमारे ब्लड में पाई जाती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ये आपस में जैसे उनका भार होगा उसके हिसाब से सेपरेट हो जाएंगी। कैसे सेपरेट हो जाएंगी, ये हमारा ट्यूब रहा, इसको हमने सेंट्रीफ्यूज किया तो सबसे भारी होती है आरबीसी, तो आरबीसी आ जाएगी सबसे नीचे। इसके ऊपर एक व्हाइट कलर का कोट रहता है जिसको हम लोग कहते हैं डब्ल्यूबीसी, या फिर इसको और दूसरी भाषा में जाना जाता है बफी कोट, ठीक है। इसके ऊपर जो हमारा प्लाज्मा का व्हाइटिश मटेरियल रहेगा, इसी में हमारी प्लेटलेट मिली रहेगी, तो प्लाज्मा प्लस प्लेटलेट, ठीक है, ये मिला रहेगा। अब यहाँ से हम प्लाज्मा को सेपरेट करके हम उसमें जितना चाहे उतना टेस्ट लगा सकते हैं, या फिर यहाँ पे हम इसको रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, अगर हम इसको दोबारा से मिक्स कर दे, प्रॉपर से इन्वर्स कर दे, तो ये वापस से होल ब्लड में चेंज हो जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं होल ब्लड। क्यों होल ब्लड कह रहे हैं, होल ब्लड इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि इसमें से कोई भी ब्लड का पार्टिकल रिमूव नहीं हुआ है, ना आरबीसी रिमूव हुई है, ना डब्ल्यूबीसी रिमूव हुई है, ना प्लेटलेट, ना प्लाज्मा।
तो इस वजह से ये होल ब्लड है। और जब हम इसको सेपरेट करने के बाद अगर हम लोग वापस से बाय द वे अगर गिर जाता है, मान लो मिक्स हो जाता है, तो ये वापस से किस में चेंज हो जाता है, होल ब्लड में। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, ठीक है। मिक्स करने के बाद वापस से होल ब्लड में चेंज हो सकता है। ये हमारा हो गया प्लाज्मा। अब हम दूसरी चीज की बात करते हैं, सीरम की। सीरम में क्या होता है, सीरम एक नेचुरल प्रोसेस है जिसके वॉल देख लो, येलो होता है, रेड होता है। करता क्या है, हम लोग उस वॉल में जब ब्लड कलेक्ट करते हैं तो ये वॉल या तो प्लेन होता है या तो उसमें क्लॉट एक्टिवेटर होते हैं। क्लॉट एक्टिवेटर हमारे ब्लड को क्लॉट करने में मदद करते हैं, लेकिन हमारे ब्लड का एक नेचुरल और प्राकृतिक गुण होता है कि हमारा जो ब्लड है वो थोड़ी देर अगर हम लोग बॉडी से बाहर रख दें तो वो क्लॉट कर जाएगा विदाउट एंटीकोगुलेंट, अगर उसमें किसी भी तरह का एंटीकोगुलेंट नहीं पड़ा है तो, ठीक है। अब ऐसा जब होगा तो हम क्या करते हैं कि एक ट्यूब लेते हैं, उस ट्यूब में हम लोग नॉर्मली ब्लड निकाल के रख देते हैं या उसमें क्लॉट एक्टिवेटर रहता है, ठीक है। कोई भी एंटीकोगुलेंट नहीं है, कोई भी अतिरिक्त पदार्थ नहीं है, ये वाली बात कर रहा है हम लोग। ब्लड को निकाल के बाहर रख दिए तो लीव फॉर 5 to 10 मिनट, ठीक है। 5 से 10 मिनट के लिए जब हम लोग इसको छोड़ेंगे तो इसमें क्लॉट जमना शुरू हो जाएगा। क्लॉट कैसे जमता है, क्लॉट ऐसे जमता है कि हमारे बॉडी में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं फाइब्रिनोजन, ठीक है। फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन होता है, ये फाइब्रिनोजन फाइब्रिन थ्रेड में चेंज हो जाता है। जब ये फाइब्रिन थ्रेड में चेंज हो जाता है तो फाइब्रिन थ्रेड जो होता है हमारी कोशिकाओं को बांध बांध कर थक्का जमाने का काम करता है, गठरी बना देता है सेल को बांध बांध के। तो क्या होगा कि इसमें जो हमारा फाइब्रिनोजन नाम का प्रोटीन होगा वो फाइब्रिन थ्रेड में चेंज हो जाएगा। जब वो फाइब्रिन थ्रेड में चेंज हो जाएगा तो जो हमारा ब्लड निकलेगा उसमें क्या होगा, वाटरी पार्ट जो रहेगा वो तो रहेगा ही, और जो ब्लड वाली सेल रहेगी वो क्लॉट बना के थक्के थक्के के रूप में अलग हो जाएगी, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्लॉट, ठीक। अब क्या होगा, अब हम इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे। तीसरा प्रोसेस, अब हम इसको जब सेंट्रीफ्यूज करेंगे, सेम वही काम 3000 to 5000 आरपीएम पे, ठीक है। जब हम इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे, कहां से कितने टाइम तक, 5 to 10 मिनट के लिए। जब हम इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो भारी मटेरियल है क्लॉट है और जो बचा हुआ वाटरी मटेरियल है वो सीरम है। अब क्या होगा, जब हम इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे, घुमाएंगे, तो जो ब्लड क्लॉट होगा वो नीचे बैठ जाएगा, ठीक है। और जो ऊपर के साइड जो पानी वाला मटेरियल होगा इसको हम लोग कहेंगे सीरम, ठीक। अब क्या होता है, ये जो सीरम है, ये जो ब्लड क्लॉट अलग हुआ, ये अगर हम वापस से मिक्स करेंगे तो क्या वो प्लाज्मा में चेंज हो जाएगा, ये जो ब्लड क्लॉट बना है उसमें चेंज हो जाएगा, कतई नहीं। यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होता है, यहाँ पे हम इसको चेंज कर कर वापस से होल ब्लड में नहीं बदल सकते। ये जो प्रोसेस है वो एक तरफा प्रोसेस है जिसमें हम उसको सिर्फ सीरम बना सकते हैं, क्योंकि हमारा जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन था वो फाइब्रिन थ्रेड में बदल चुका है। आप एक छोटी सी बात बताओ तो सारे लोग, इस प्लाज्मा में क्या होगा और इस सीरम में क्या होगा, क्योंकि प्लाज्मा नॉर्मली ब्लड की तरह से है, तो ब्लड में क्या होता है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन होता है, तो प्लाज्मा के पास क्या होता है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन होता है, और सीरम के पास क्या होता है, फाइब्रिन थ्रेड्स होते हैं जो क्लॉट को बांधने का काम करते हैं। तो फाइब्रिनोजन प्रोटीन इनके पास नहीं होता। तो फाइब्रिनोजन प्रोटीन एब्सेंट, यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। यही बेसिक डिफरेंस होता है प्लाज्मा और सीरम में, कि प्लाज्मा में एंटीकोगुलेंट वाला ब्लड लेते हैं जिसमें अलग अलग तरह के एंटीकोगुलेंट अपना अलग अलग तरह का असर दिखाते हैं, जिनमें उस एंटीकोगुलेंट को जिस उपाय के लिए भेजा गया है, जैसे सोडियम फ्लोराइड है, सोडियम फ्लोराइड को ग्लूकोज को प्रिजर्व करने के लिए भेजा गया है, तो वो सेल की मॉर्फोलॉजी को ठीक नहीं रखेगा, ठीक है। अगर हम ईडीडीए की बात करें तो ईडीडीए हमारे सेल की मॉर्फोलॉजी को ठीक रखेगा लेकिन उसके ग्लूकोज को खत्म कर देगा, है ना। और इसके कमाल की बात है, अगर हम इन सबको भी छोड़ दें, अगर हम लोग कोई और एंटीकोगुलेंट की बात करते हैं, जैसे सीट्रेट की बात करते हैं, तो सीट्रेट कैल्शियम को प्रिजर्व रखता है, बाकी सेल की मॉर्फोलॉजी गड़बड़ कर देता है और उसके बायोकेमिस्ट्री के जितने भी लेवल्स होते हैं वो गड़बड़ हो जाते हैं। इसी वजह से हम लोग अलग अलग एंटीकोगुलेंट का जो टेस्ट है किसी और एंटीकोगुलेंट से नहीं लगा सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे ये जो हमने सीरम और प्लाज्मा में डिफरेंस बताया, ये डिफरेंस आई होप आपको समझ में आया होगा। हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे तो एंटीकोगुलेंट्स के बारे में बात करेंगे, तो जो
मेन एंटीकोगुलेंट्स हम लोग यूज़ करते हैं वो किस काम आते हैं, उनको उसी टेस्ट के लिए क्यों यूज़ किया जाता है, उसी तरह के टेस्ट के लिए क्यों यूज़ किया जाता है, ये वाली चीज़ पे हम लोग बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बाय।